नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी स्पेशल क्लाइमेक्स। अभी बाकी है, मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। चुनाव से पहले दल बदल की राजनीति शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। खंडवा लोकसभा, पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। आखिरी दौर में दिग्गजों का पूरा जोर इन सीटों पर देखने को मिल रहा है। सतना के रैगांव में गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की चुनावी सभा में यहां पर कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव से पहले निर्दलीय उम्मीदवार पुष्पेंद्र बागरी ने भाजपा की सदस्यता ले ली है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के समर्थन में अब पुष्पेंद्र बागरी नजर आएंगे। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी सभा को इस दौरान संबोधित किया और पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हमसे 15 साल का हिसाब मांगते हैं, अपने विधायक का ही हिसाब रख लो। 27 महीने में 27 छोड़ गए। साल 2023 के चुनाव में कांग्रेस का भूगोल बिगड़ जाएगा। हाल ही में आपको बता दें कि सचिन बिरला ने भी सीएम शिवराज की सभा में भाजपा की सदस्यता ली थी और अब निर्दलीय प्रत्याशी पुष्पेंद्र बागरी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहा है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, आइए आपको सुनाते हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भी है और दिल्ली में भी है। डबल इंजन गाड़ी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस पे क्या है? कांग्रेस की हालत मित्रों बहुत खराब है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का अजब खेल है। ढलान पे है गाड़ी और इंजन फेल है। ये दोनों मिथ्या आरोप लगा लगा कर वोट मांग रहे हैं। यहां कमलनाथ जी जहां भी जाए अपने 15 महीने की सरकार का एक भी उपलब्धि नहीं बताते। हमसे 15 साल का हिसाब जरूर मांगते हैं। इस पृथ्वी पे 2 लोगों को जनार्दन कहते हैं। एक भगवान से जनार्दन कहा जाता है, एक जनता से जनार्दन कहा जाता है। और जनता जनार्दन जब मोहर लगा देती है तो उससे बड़ी कोई मोहर नहीं होती। और कमलनाथ जी, तुम्हारा कोई प्रमाण पत्र हमको नहीं चाहिए। 27 महीने में 27 एमएलए कांग्रेस छोड़ के जा चुके। उनका हिसाब किताब संभालो। उनका हिसाब संभल नहीं रहा। गणित बिगड़ा पड़ा है। और कमलनाथ जी 23 के चुनाव में कांग्रेस का भूगोल भी बिगड़ जाएगा, आप तय मान के चलो। इन पे अपनी पार्टी नहीं चल रही कमलनाथ जी पर। इन पे सरकार नहीं चली। झूठ बोलकर सरकार में आए थे। जीतते ही 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ कर देंगे किसान का। 10 दिन के अंदर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बाबा ने कहा था। आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो, कोई बता सकता है किसके खाते में 2 लाख कमलनाथ जी के 15 महीने में आए? कहा था कि 4,000 रुपया नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दे। इतनी बड़ी संख्या में नौजवान खड़ा है। 15 महीने सरकार रही, नौजवान के खाते में 60,000 आना थे। बताओ किस किस के खाते में 60,000 आ गया? आया होगा 30,000 आया हो, 15,505 रुपए। यह लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी हिंदुस्तान में अगर कोई है तो मित्रों वो कांग्रेस पार्टी है। तो ये बयान सुना आपने गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का। यहां पर वो जमकर कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर उपचुनाव को लेकर अभी भी दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। पुष्पेंद्र बागरी भी अब बीजेपी के समर्थन में आ गए हैं। यहां पर प्रतिमा बागरी के लिए अब वो चुनाव प्रचार करेंगे। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की चुनावी सभा में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। तो दल बदल की राजनीति अभी भी जारी है। इसमें किसको कितना दम मिलेगा और कौन सी पार्टी क्या कमजोर नजर आएगी या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था ढूंढेगी या कोई और जोर अपनाएगी, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। आपको मेहमानों से रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ सनवर पटेल बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, साथ ही अवनीश भार्गव कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का INA 24 में बहुत बहुत स्वागत है।
तो सबसे पहले अवनीश जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से देखा जाए उपचुनाव से पहले दल बदल की एक बार फिर से राजनीति देखने को मिली है। आपने इसके पहले भी कांग्रेस ने कई बार बीजेपी पर आरोप लगाए हैं दल बदल को लेकर, लेकिन अभी भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं या विधायक हैं लगातार बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। देखिए संचिता जी, कांग्रेस पार्टी को जनता पे पूरा विश्वास है। मैं कह सकता हूँ जिनको जनता पे विश्वास नहीं है वो इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से दल बदल हुआ है, खरीद फरोख्त की राजनीति हुई। जनता पे विश्वास होता तो एक विधायक को खरीदने से लोकसभा का चुनाव नहीं जीता जाता। जिस तरीके से यहाँ चल रहा है, यदि आपने काम किए होते, आपकी सरकार की उपलब्धियां होती, आपने 17-18 साल में जनता का काम किए होते तो आपको नेताओं को नहीं बटोरना पड़ता, आप जनता से जनादेश मांग लेते। जनता पे यकीन बचा नहीं है, प्रत्याशी इनको मिल नहीं रहे। आप देखेंगे प्रत्याशी कहाँ से लाए, जोबट में जो प्रत्याशी आया वो कांग्रेस का है। भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता जो लगातार संघर्ष कर रहा है वो तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास बचा नहीं, जनता पर विश्वास बचा नहीं, तो ये खरीद फरोख्त की राजनीति कर रहा है। वो सब जानते हैं। वो 2018 के चुनाव में जो जनादेश दिया था, नरोत्तम मिश्रा कह रहे जनता जनार्दन ने जो जनादेश दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नकारा था और कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार को स्वीकारा था। वो जनादेश का अपमान जिस तरीके से विधायकों को छोड़वा के इनने किया है, मैं कह सकता हूँ उसकी परिणति सब चुनाव में देखने को मिलती है। दमोह में उपचुनाव हुआ, राहुल लोधी ने पार्टी छोड़ी, उनका क्या हुआ। अब एक और उपचुनाव ये थोपने जा रहे हैं खंडवा लोकसभा में, तो उसका भी असर देखना अब क्या होगा। बड़वा का जो चुनाव है जी। मैं कह सकता हूं कि जो उपचुनाव विधानसभा का होगा, एक खत्म नहीं होता दूसरे की परिणति शुरू करते, तो जनता इनको अस्वीकार भी कर रही है और जनता इनको बताना चाहती है। मैं कह सकता हूं 3 विधानसभा और 1 लोकसभा के चुनाव में जनता का जो रुझान आ रहा है, जनता जिस तरीके से कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ है, कमलनाथ जी पे जिस तरीके से विश्वास कर रही है और महंगाई को मार जिस तरीके से झेल रही है, किसान पूरी तरीके से परेशान है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सीमेंट, हर चीज महंगी, जनता का जीना दूभर होगा, उस सब की परिणति यहाँ हो रही। अब खाली नेताओं के प्रबंधन से या कुछ लोगों को पैसे देके आप सत्ता का दुरुपयोग करके अपने साथ एक काम करा के उनको ला सकते हो, लेकिन जनता का जनादेश नहीं जीता जा सकता। मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ शिवराज सिंह चौहान हो या उनकी पार्टी हो पूरी तरीके से समझ चुकी है कि जनता इनके सर्वे में भी साथ नहीं आ रही थी। इनने पहले भी सर्वे करा लिया, पहले इनने चुनाव टालने का प्रयास किए कि अभी चुनाव नहीं हो, चुनाव टले नहीं इनसे, आखिरकार चुनाव हो गए, तो अब ये नेताओं खरीद फरोख्त में लग गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से जनता पे विश्वास है और जनता का रुझान जिस तरीके से मिल रहा है, हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि तीनों विधानसभा के चुनाव हम जीतेंगे और खंडवा लोकसभा का चुनाव भी भारी अंतर से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और इनको मुंह की खानी पड़ेगी जो प्रबंधन देख रहे हैं, जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके झूठे अनर्गल बात कर रहे हैं। किसान 15 महीने की उपलब्धि कमलनाथ जी की सरकार की जो रही है, बेमिसाल रही है, जो 17 साल में नहीं हुआ वो कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके हटा दिया। बिजली के बिल 100 रुपए 100 यूनिट हुए, किसानों का हाफ हुआ कि नहीं बिजली का बिल। 23 लाख किसानों की कर्ज माफी हुई, 300 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन को 600 रुपए में किया, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 24,000 को 51,000 रुपए किया, रजिस्ट्री के मूल्य कम किए। ऐसे निर्णय हो रहे थे जनता के हित में। जिस तरीके से मध्य प्रदेश चल रहा था, यदि 5 साल कमलनाथ जी की सरकार ये चलने देते, खरीद फरोख्त के चक्कर में नहीं पड़ते, 20 साल तक इनका अता पता नहीं चलता। ये बात समझ गए थे और इनके घोटाले के पर्दे खुलने लगे थे। जिस तरीके से सेक्स स्कैंडल हुआ, सीडी सामने आई, उसमें देखा आपने कि उसकी जांच चला, उसको प्रभावित करने का इनने प्रयास किया, कई चीजों में इन्हें रोकने का प्रयास किया। मैं कह सकता हूँ घोटाले दबाने के लिए भी इनने जो काम किया है। जनता जिस तरीके से कांग्रेस को उम्मीदवारों को समर्थन मिल रहा है, हमें जनता का विश्वास चाहिए, नेताओं का विश्वास तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सनवर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनवर जी, एक बार फिर से खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है। देखिए संचिता जी, आज की डिबेट के हमारे विद्वान मित्र अवनीश भार्गव जी ने जो बातें कही, मैं कोशिश करूंगा सिलसिले से उनकी बातों का जवाब देने की। देखिए, उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन है और 2018 में जनता जनार्दन ने उनको चुन लिया था और उसके बाद जनता जनार्दन उनके साथ है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 के बाद 28 विधानसभाओं के उपचुनाव हुए हैं और उसमें से 19 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। कांग्रेस ने मात्र 10 सीटें जीती है और 19 जीतना और 10 जीतने में आपको फर्क नहीं दिखता है, तो ये आपको देखना है कि किस प्रकार से आप उसकी गणना कर रहे हैं। दूसरी बात आपने कही कि मैनेजमेंट हो रहा है,
तो ये बताइए, आज की कांग्रेस के नेताओं को मैं लगातार कई डिबेटों में बैठने का मुझे अवसर मिला है जी। और मैं अवनीश जी को बताना चाहता हूं, उनसे आग्रह भी करना चाहता हूं कि कांग्रेस को आत्मचिंतन की जरूरत है। कांग्रेस को मंथन की जरूरत है कि आखिर उसके जो नेता हैं, जिनकी जनता में पकड़ हो, जो अनुभवी हो, जो प्रतिबद्धता वाले नेता हो, वो क्यों कांग्रेस छोड़ रहे हैं? इसका मंथन कौन करेगा? अगर आपका परिवार बिखर रहा है तो इसका चिंतन कौन करेगा? पर सवाल यहाँ ये है सुचिता जी कि मंथन करे कौन, चिंतन करे कौन? बस आरोप लगा दीजिए। संवाद हमको किसी से करना नहीं है, संपर्क किसी से करना नहीं है। जिन जिन नेताओं ने कांग्रेस को छोड़ने का काम किया है उनके बयान हमने सुने हैं, उन्होंने उनकी पीड़ा हमने देखी है कि वहां कोई बात करने वाला नहीं है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी दोनों की स्थिति हमारे सामने है। नरोत्तम मिश्रा जी से आपने बात की शुरुआत की थी, मैं उस पर आना चाहता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को, जो प्रदेश के गृह मंत्री है। आज जब वो रहगांव पहुंचे तो वहां के एक बड़े नेता पुष्पेंद्र बागरी जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का काम किया है। तो निश्चित रूप से नरोत्तम मिश्रा जी हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं और बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने राष्ट्र हित में काम करने वाली पार्टी के साथ एक नेता को जोड़ा है। और मैं माननीय पुष्पेंद्र बागरी जी का भी अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सनवर जी, लेकिन यहाँ पर दमोह उपचुनाव का भी उदाहरण दिया गया है कि भले ही कोई भी व्यक्ति अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले, लेकिन उदाहरण देख लीजिए दमोह का। दमोह में भी ऐसा ही देखने को मिला था और हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को। पहले तो ये कि हमारे जो विद्वान साथी हैं इस डिबेट के, उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता क्या करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपके अनेक वक्ता और नेता बोलते हैं कि हमारा कार्यकर्ता दरी उठाने वाला कार्यकर्ता है। हम स्वीकार करते हैं कि हम दरी उठाने वाले कार्यकर्ता हैं, लेकिन दरी उठाने वाले कार्यकर्ताओं ने इतना बड़ा टेंट और इतना बड़ा तंबू गाड़ दिया है संजीता जी, जो कांग्रेस के बस का नहीं रहा उसको हिलाना। इसलिए उसी की शरण में कांग्रेस के जो अनुभवी नेता हैं वो अपना सम्मान पाते हैं और अपना वहां आकर वो खुलकर काम कर पाते हैं। और जो आपने कहा दमोह वाली बात, तो देखिए दमोह वाली बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि कांग्रेस में कोई अच्छे नेता नहीं है या वामपंथ में कोई अच्छे नेता नहीं है। हम तो कहते हैं लेफ्ट में भी जो अच्छे नेता हैं, कांग्रेस में भी जो अच्छे नेता हैं, जिनका वहां सम्मान नहीं हो रहा है, जिनका वहां लगातार अपमान हो रहा है, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के साथ काम करना चाहते हैं, भारत माता के लिए काम करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत करती है, उनका अभिनंदन करती है। रही बात दमोह के उपचुनाव की, हमने वो चुनाव लूज किया है, लेकिन एक उपचुनाव से आप गणना नहीं कर सकते। आपको 27 + 1 28 उपचुनाव को देखना पड़ेगा और 28 में से हम 19 जीते हैं। 28 में आप दोनों मेहमान बने रहेगा। इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन हमारे साथ हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा भी लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरीके से उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, यहाँ पर प्रचार प्रसार भी धुआंधार तरीके से देखने को मिला है, लेकिन अभी भी दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। कई ऐसे प्रत्याशी हैं या विधायक हैं बीजेपी का दामन लगातार थाम रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए या माना जाए कि कुछ असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए, संदीप को जोड़ने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो सका है। अवनीश जी, आपकी ओर रुख करूंगी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी का पक्ष भी सामने आया, उनका कहना है कि जनादेश की आपने बात की है, लेकिन जब 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे वहां पर जनता का आदेश ही सामने आया, जनादेश ही देखने को मिला है। संचिता जी, जो उपचुनाव हो रहे हैं ये कांग्रेस के चिंतन मंथन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं को भाजपा में लाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अपनी उपलब्धियों को गिनाना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान को जनहित के काम बताना चाहिए, केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताना चाहिए। तो इसमें इनसे पता पड़ जाता है कि इनकी लोकप्रियता कितनी है। इन सब पे यकीन होता तो बार बार इस सनम्बर पटेल जी का ये कहना, बड़े विद्वान व्यक्ति है, मानता हूं इनको, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस को बताएं कि चिंतन मंथन और कार्यक्रम किस तरीके से करना है। आप कह रहे हैं जो चुनाव हुए हैं उसमें से 10 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। मैं कह सकता हूं तो 2018 के चुनाव में जनता ने आपको विश्वास क्यों नहीं दिया, जनादेश क्यों नहीं दिया? आपने बहुत बड़ी उपलब्धियां की थी, 15 साल में बहुत अच्छा काम किया था, तो फिर आपको हार का सामना क्यों करना पड़ा? और जो चुनाव जीत, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मैनेजमेंट की सरकार है, ये जनादेश की सरकार नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि वो उपचुनाव जीता है, तो उसमें हो सकता है जिन लोगों ने उम्मीदवारी छोड़ी है वो उनके कुछ वोट आ गए हो तो इससे 1-2 सीटें बढ़ गई हो, लेकिन बहुत ज्यादा सत्ता का भी दुरुपयोग किया है। पैसा किस तरीके से बहा गया, कितनी झूठी घोषणाएं की गई,
तहसील को जिला बनाया गया, जिला को संभाग बनाया गया, लोक लुभावन वादे किए गए, भ्रमित करके कुछ उपचुनाव जीत सकती है सत्तारूढ़ दल। ये हो सकता है उसका 2, 5, 10% प्रभाव पड़ता हो, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जनादेश जनता में उपलब्धियां नहीं है भारतीय जनता पार्टी की। इनके खुद दोनों नेता कहते हैं मध्य प्रदेश की सरकार मैनेजमेंट की सरकार है, इनकी सरकार नहीं। शिवराज सिंह चौहान जो राज कर रहे हैं, जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया है। और यदि जनादेश दिया होता तो आज सचिन बिरला को भारतीय जनता पार्टी में लाने की क्या जरूरत थी? सुलोचना रावत को भारतीय जनता पार्टी का टिकट देने की क्या जरूरत थी इनको? तो टिकट इन्हें दिए किसको और किसके चुनाव लड़ रहे हो? कार्यकर्ताओं पर इन पे यकीन बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत कार्यकर्ता वर्षों से जो संघर्ष कर रहा था वो धरातल में तली में चला गया, उसका मान सम्मान स्वाभिमान कहीं नहीं बचा। अब तो जो लोग इधर के आयतित आ रहे हैं उनके ऊपर चढ़ के बात करते हैं। ज्योतिराज सिंधिया यदि चुनाव प्रचार में आते हैं और वो इतने लोकप्रिय थे, केपी यादव ने उनको हराया, केपी यादव को तो इनने मंत्री बनाया नहीं, ज्योतिराज सिंधिया को हारने के बाद मंत्री बनाया। तो केपी यादव जिसने लगातार संघर्ष किया वहां पे चुनाव जीत के आया, तो उसका क्या बचा? जो चुनाव हारा हुए व्यक्ति को मंत्री बनाया। और ये लोभ लालच की सरकार है। राज्यसभा की सीट देने की बात हुई, केंद्रीय मंत्रिमंडल में देने की बात हुई, और जो राशि की बात हुई वो आपने देखी है, सबको पता है कितनी कितनी राशि किसने ली। और जो अभी जो दल बदल हुआ है जी, मैं कह सकता हूँ विधायक सचिन बिरला का, उसमें भी सबको पता है कि 20 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ये जग जाहिर बात है, जनता जानती है ये बात। एक आरोप और है अवनीश जी, एक आरोप और है। जिस तरीके से अभी एक खरीद फरोख्त का आरोप आपने लगाया है बीजेपी पर, बीजेपी का भी ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस इतने कमजोर वर्ग को यहाँ पर पार्टी में स्थान ही क्यों दे कि जो समय आने पर दल बदल दे या पार्टी बदल दे। देखिए, कांग्रेस एक मार्क्सवादी पार्टी है, कांग्रेस जनता के हित में निर्णय लेती है और कांग्रेस में सबकी बात सुनी जाती है। कांग्रेस में हिटलरशाही और तानाशाही नहीं चलती है। हिटलरशाही, तानाशाही और वर्चस्ववादी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल है। हम यहाँ खुल के मौका भी देते हैं, खुल के बातचीत भी करते हैं। और कांग्रेस में जो लोग काम करते हैं उनसे कोई किसी तरीके का वादा नहीं करते, लेकिन वो जो आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो उनको सम्मान स्वरूप टिकट भी मिलता है, वो चुनाव लड़ते हैं। और बात तक इस बात पे खरा पक्का नहीं किया जाता कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग कमजोर कड़ी हो और भी कुछ कमजोर कड़ी हो सकते हैं, मैं इस बात को नकारता नहीं हूं, लेकिन इससे पार्टी एक विचारधारा है, पार्टी कोई व्यक्ति पे नहीं चल रही है। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है एक व्यक्ति के नाम से चल रही हो, कमल के फूल से ऊपर नरेंद्र मोदी का नाम हो गया हो, इनके कार्यकर्ताओं पार्टी नीचे छोटी हो गई हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक विचार आधारित पार्टी है। महात्मा गांधी जी स्वतंत्रता के आंदोलन से ये विचार जनता के बीच में गया, इसमें कोई व्यक्ति का चेहरा नहीं है, इसमें चेहरा बड़ा नहीं होता है, पार्टी की विचारधारा बड़ी होती है। लोग विचारधारा के साथ जुड़ते हैं, विचारधारा के लिए काम करते हैं। व्यक्तिवादी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी लाना चाहती है, वर्चस्ववादी ताकतों को उससे जनता समझ चुकी है कि व्यक्तिवादी व्यवस्था का प्रजातांत्रिक मूल्यों में कोई स्थान नहीं है। जी ठीक है, बने रहिए आप लोग हमारे साथ। संदीप पौराणिक वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आ रही है जी। सर, जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि तारीख नजदीक आती जा रही है, धुआंधार प्रचार प्रसार भी हो रहा है, लेकिन दल बदल की राजनीति अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि ये हमेशा से होता आया है, अभी भी देखने को मिल रहा है कि लोग बीजेपी का दामन लगातार थामते जा रहे हैं। देखिए, राजनीति में हर राजनेता सुरक्षित आशियाना ढूंढता है। उसे जहां अपना भविष्य बेहतर नजर आता है वो उस जगह पे जाता है। ये बात अलग है कि राजनेता हमेशा यह कहता है कि हम जनता की सेवा के लिए उस दल में जा रहे हैं जहां हम विकास कर सकें, जनता के हित की बात कर सकें। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि जो राजनेता होता है दल बदल करता है, या तो उसकी मजबूरियां होती हैं या उसका स्वार्थ होता है, इसके अलावा नहीं होता। क्योंकि वो जहां रहेगा, चाहे सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, अगर उसकी इच्छा शक्ति जनता के लिए काम करने की तो करता रहता है। लेकिन राजनीति में अवसर महत्वपूर्ण होता है, और अवसर आपको तभी मिल सकता है उस दल में जाएं जो सत्ता में है। और सत्ताधारी दल के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपके व्यक्तिगत लाभ भी होता है और क्षेत्र और जनता के हित का भी काम कर सकते हैं। यही कारण है कि जो भी दल सत्ता में होता है या जिस दल की सत्ता में आने की संभावना होती है, उस तरफ लोगों का रुझान होता है। बाकी राजनीति में लोग स्वार्थ और लाभ के लिए दल बदल करते हैं। सर, अभी की स्थिति भी हमने देखी है बहुत बेहतर तरीके से। पहले सुलोचना जी यहाँ पर बीजेपी में आई, उसके बाद आज पुष्पेंद्र बागरी जी भी यहाँ पर आए, सचिन बिरला जी भी यहाँ पर, उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन किया। सर, अभी क्या समझे यहाँ पर? मजबूरी समझे, स्वार्थ समझे?
नहीं, मजबूरी स्वार्थ के साथ मैं कह रहा हूं, जनता के हित की। अगर आपको राजनीतिक भविष्य अपना दिखता है जी, अगर सुरक्षित मान तो हर जगह देखता है ना। जंगल में अगर जानवर होता है तो वो भी जगह देखता है जहां सुरक्षित हो। बीजेपी इन दिनों वर्तमान दौर में मध्य प्रदेश की राजनीति में सुरक्षित राजनीतिक दल है, जहां आप जनता के लिए काम कर सकते हैं और अपने लिए काम कर सकते हैं। इसे हम तमाम तरीके से राजनीतिक दलों के लोग अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि राजनेता के लिए सुरक्षित जगह चाहिए, राजनीतिक भविष्य चाहिए और जनता के विकास के लिए अवसर चाहिए। तो अवसर उसे कांग्रेस में रह के तो ये मिलेगा नहीं, ये बीजेपी में ही संभव है कि जनता के लिए, क्षेत्र के लिए विकास कर सके। यही कारण है कि जब राजनेता को अपना भविष्य कहीं नहीं दिखता तो वो उस तरफ जाता है जहां उसे संभावनाएं नजर आती हैं, और बीजेपी इस समय संभावनाओं का राजनीतिक दल है, इसलिए लोग उस तरफ जा रहे हैं। जी, ठीक है। सनवर जी के पास जाना चाहूंगी। सनवर जी, अभी कांग्रेस ने आरोप लगाया था, इसके पहले भी कई आरोप लगते रहे पार्टी पर। कहा जा रहा है कि चेहरा यहां पर कांग्रेस में बड़ा नहीं होता है, विचारधारा को बड़ा माना जाता है और विचारधारा की पार्टी रही है, लेकिन बीजेपी में अपने ही कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जाता है और बाहरी से आए व्यक्तियों को तवज्जो ज्यादा दी जाती है। देखिए संचिता जी, मैं तो बहुत स्पष्ट पहले भी आपको बोल चुका हूं अभी इसी डिबेट में कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और निश्चित उद्देश्य के साथ काम करने वाली पार्टी है। अब हमारे जो विद्वान मित्र हैं उन्होंने जितनी बातें कही, खुद के ही खिलाफ सारी बातें बोल दी। देखिए, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को महात्मा गांधी जी के जमाने से कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस चल रही है, एवो हुम जो थे अंग्रेज, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। देश की आजादी के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया महात्मा गांधी जी के साथ, और जब देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को डिसॉल्व कर देना चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक लोग थे जिनको इसका लाभ लेना था, उन्होंने कांग्रेस को डिसॉल्व नहीं किया और अनेक भागों में कांग्रेस बढ़ गई, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे इंदिरा कांग्रेस हो। और जितनी बातें उन्होंने कही इंदिरा कांग्रेस के लिए कही, इंदिरा कांग्रेस में आज पिछले सालों से ये नहीं पता है कि अध्यक्ष कौन है। बिना दूल्हे की बारात की तरह उनकी वर्किंग कमेटी होती है और फिर भी दूल्हा तय नहीं होता है। फिर बोल दिया जाता है कि अगले अक्टूबर में तय कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की हालत खराब है। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी दोनों अपने पुत्र मोह के चक्कर में सारे नेताओं को अपमानित करके भगाते जा रहे हैं। लेकिन यही आरोप तो यहाँ पर लग रहा है सनवर जी, बीजेपी पर भी, कि यहाँ पर देखा जाए तो बाहरी उसे आयोग को तवज्जो मिल रही है, कांग्रेस के पास भी चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास भी चेहरा नहीं है, ऐसे आरोप लग रहा है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सीधे रुख करेंगे हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ संदीप मिश्रा लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, उपचुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं और अभी भी दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। आज भी पुष्पेंद्र बागरी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। बिल्कुल, वोटिंग 30 तारीख को वोटिंग होनी है और उसके पहले अभी भी कांग्रेस पार्टी में भगदड़ का जो दौर है वो लगातार जारी है। अगर हम बात करें, ये सुलोचना रावत से दौर शुरू हुआ था और आज जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के नेतृत्व में पुष्पेंद्र बागरी ने रैगांव में कांग्रेस भाजपा की सदस्यता ली, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये सारे समीकरण जो कांग्रेस के हैं वो बिगड़ते चले जा रहे हैं। अभी तक अगर हम बात करें चुनावी सिनेरियो की तो कहीं ना कहीं एक अच्छा माहौल था कांग्रेस पार्टी के प्रति, लेकिन अब धीरे धीरे ये जो पूरा माहौल है वो तब्दील होता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर। भगवा में पूरा रंगता चला जा रहा है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8-10 दिन में मेहनत की है, भाजपा के सारे नेताओं ने एक तरफा पूरी जी-जान से पूरी मेहनत की है, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं अब लोगों को लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी शायद यहां पर आगे निकल सकती है। और उसी का परिणाम है कि अब जो कांग्रेस में रहे सहे नेता है, कुछ बचे नेता है जो अपना कहीं ना कहीं भविष्य देख रहे थे, तो अब उनको भी अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है और यही नतीजा है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं। दूसरी बात एक और भी, जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कहीं ना कहीं यहां पर स्वार्थ भी होता है संचिता, क्योंकि जो भी नेता है उनके सबके कहीं ना कहीं बिजनेस चल रहे हैं, कोई ना कोई उनका काम चल रहा है, व्यवसाय चल रहा है और वो सारे ठप पड़े हैं। यहां अगर सत्ताधारी पार्टी की ओर आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं फायदा तो होता है। बिल्कुल संदीप, कुल मिलाकर हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पर असंतुष्टों को बीजेपी स्थान दे रही है, चाहे खुद की पार्टी से हो या दूसरी पार्टी से हो, संभावनाएं बीजेपी में लोग तलाश रहे हैं। संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन उसके पहले लगातार दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। अभी भी लोग लगातार बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी संभावनाएं दे रही है, इसलिए असंतुष्ट कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का दामन थाम रहा है। इससे कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस की कुछ मुश्किलें
बढ़ी हुई हैं, लेकिन इन मुश्किलों का सामना कांग्रेस कैसे करेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो IND स्पेशल में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INE 24 के साथ।